हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज से हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। एमपी बोर्ड के लिए जो अभी एग्जाम होना है आपका, उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। ये इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है और ये क्लास जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो अगर आप एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें आप लोग अगर कोई डाउट होगा तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। इकोनॉमिक्स में अभी ब्लूप्रिंट आना बाकी है, तो अभी क्योंकि ब्लूप्रिंट आया नहीं है, नया जो ब्लूप्रिंट आना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ब्लूप्रिंट आएगा और जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है ये परीक्षा बोध से पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरी किताब है तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आप उन इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए। अब आपको मालूम है इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में दो तरीके के अर्थशास्त्र हैं यहाँ पर आपकी बुक में। पहला है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। तो हमारा जो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का, उसमें आपको दोनों ही चीजों को एक्सप्लेन करना है। पहले चैप्टर में बिल्कुल बेसिक है और इसमें कोई भी एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स का नहीं है, बेसिक लेवल की चीजें हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वगैरह आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से सेशन स्टार्ट करूंगा। तो चले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और इन्होंने दीर्घकालीन दिया है, मतलब दीर्घ उत्तरीय, सीधे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। मैंने ये हिंदी वर्ड वहां से लेके यहाँ तक पढ़ा और मुझे सही बताऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है। ओके, अब मुझे खुद समझाना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत खतरनाक हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे। तो देखिए जरा क्या लिखा है भाई। समष्टि अगर इंग्लिश में भी अगर आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब संपूर्ण, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। संपूर्ण मतलब पूर्ण हो गया, पूरा। तो ये पूरे इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल की बात कर रहा है और मैक्रो मतलब बड़े लेवल की बात करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ये वर्ड जरूर लिखना है आपको, एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, मतलब फिर से बड़ा मतलब पूरा, ज्यादा, टोटल, औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब इसकी खास बातें क्या है, विशेषताएं लिखना है आपको। सबसे पहला है समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा। तो समष्टि विस्तृत मतलब कि फैली हुई है, हर जगह पर है, वाइड लेवल पर है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ये वर्ड लिखना जरूरी है, मतलब फैली हुई है। इसमें छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्या का हल निकाला जाता है। अतः अर्थशास्त्र प्रावैगिक अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। इतना टेक्निकल नहीं बने ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपसे हिंदी में आएगा उतना लिखिएगा। ठीक है ना। अब मैं खुद लिखने जाऊं तो मुझसे ये सब नहीं बनेंगे, सही बता रहा हूं मैं। तो आपसे भी नहीं बनेंगे भाई, ये रटना थोड़ी ना है। तो आप इनको बार बार समझने का प्रयास करिएगा और हिंदी में जितना हो सके उतना लिखने का कोशिश करना है आपको। विस्तृत विश्लेषण, विस्तृत मतलब डिटेल्ड। ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व की नीतियों का अध्ययन किया जाता है। सरकार की नीतियों का अध्ययन मतलब ये पूरे इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जबकि हम आगे अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो भाई सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व की नीतियों का अध्ययन, उनका प्रभाव क्या है,
और इस तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्तियों तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसका पर्सनल इम्पैक्ट हटा दिया जाता है, सिर्फ किस पर देखा जाता है, ओवरऑल सब पर क्या असर पड़ेगा। क्लियर हो गया? बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आईएमपी कैटेगरी में रखूंगा। एग्जाम में एमपी बोर्ड में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इस प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताइए। ध्यान से सुनिए, 2020 में नहीं आया था, मतलब ये 21 में 100% आएगा। ये पिछले 10 साल के पेपर को अगर आप उठाएंगे तो कम से कम 8 बार आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, 7 to 8 टाइम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है मुख्य? अभी मैंने बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब जो छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि मतलब संपूर्ण इकाइयों का। तो आइए भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाई के एक भाग का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहद इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अभी आपको मैंने 2 मिनट पढ़ाया और आप कहेंगे सर हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसा अध्ययन, क्या चक्कर है, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। तो आइए जरा मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने आपको आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने रिसर्च करने के लिए भेजा, मैंने कहा जाओ जरा कुछ रिसर्च करके आओ। कैसा रिसर्च? मैंने कहा जाओ पता करके आओ कि पूरे इंडिया लेवल पर इंडिया में 10वीं पास करने के बाद कितने % स्टूडेंट कॉमर्स लेते हैं। अब आप ये रिसर्च करने जाएंगे, ठीक है। अब आप ये रिसर्च करने कहाँ जाएंगे? मान लीजिए मैं भोपाल से, मैंने आपको भोपाल में ही बोला है, तो आप ये जाएंगे भोपाल लेवल पर रिसर्च करेंगे, 10-20 स्कूलों में जाएंगे, सर्वे करके आएंगे। तो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग करा है। और आप मध्य प्रदेश और इंडिया के और भी शहरों में जाएंगे, वहां से भी डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो मतलब ये ना अध्ययन की ही बात हो रही है, ये रिसर्च होता है, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आ गया? ओके, अब आइए जरा उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन है, क्योंकि हर व्यक्ति का अध्ययन करेंगे तो किस किस को संसाधन मिलना चाहिए, उस पे वो बात करेंगे। इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। संसाधनों के पूर्ण रोजगार मतलब सबको संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। उपकरण, इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति हैं। इसके मुख्य समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति हैं। समग्र मतलब सबकी मांग। फिर मुख्य समस्या क्या है? कीमत निर्धारण इसकी मुख्य समस्या है, और इसकी मुख्य समस्या आय एवं रोजगार का निर्धारण करना है। ठीक है, 4 पॉइंट है, ये पॉइंट्स नीड आपको लर्न करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसमें फेकोलॉजी मेथड यूज नहीं हो सकती भाई, मन से फेंक दो कुछ भी, आपको ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था? पहले नंबर पे समष्टि पढ़ा था, है ना। अब कौन सा पढ़ेंगे? व्यष्टि। अब तो आप समझ गए होंगे व्यष्टि और समष्टि बार बार क्या आ रहा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के माइक्रो, ग्रीक भाषा के माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। व्यष्टि से अभिप्राय अत्यंत छोटी इकाई, 10 लाखवां भाग। ये तो पहली बार पता चल रहा है, 10 लाखवां भाग, इंग्लिश में तो लिखा नहीं है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादन फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। बार बार अध्ययन की ही बात होगी। देखिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही क्यों है भाई? इकोनॉमिक्स ना डेटा एनालिसिस के लिए पढ़ा जाता है। ओके, तो अभी एक प्रोफेसर हैं चैम्बरलिन, इन्होंने बोला है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। इसका संबंध अंतर वैयक्तिक संबंधों से भी होता है। ये आपको नहीं लिखना है, फालतू में काहे को हम लिखेंगे। ये वाली लाइन लिखा, अब इनकी विशेषताएं लिख दीजिए। ओके, पहला, ये पॉइंट बार बार आना है, प्लीज इन पॉइंट्स को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। एक मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा।
अभी इकोनॉमिक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो भाई हमारा पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड वालों का, और पेपर जब होने वाला है तो आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे? क्या ये पूरी किताबें रट के जाएंगे आप? क्या नहीं। क्या ये पूरी किताब समझ के भी जाएंगे? नहीं। तो आपको कुछ चीजें जो इनको याद करना है और कुछ चीजों को समझना है। आप सभी लोगों को मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि भाई ये जो थ्योरी है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आप इसमें क्या करें, लगभग 20 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, 20 पेज का शॉर्ट नोट्स कैसे? क्योंकि आपको जो पेपर होना है, टाइम टेबल आ चुका है, पेपर के गैप में आप क्या करेंगे? तो भाई ये जो 20 पेज का नोट्स बनाएंगे आप, कितने चैप्टर हैं? लगभग मान लीजिए 9 या 10 चैप्टर होंगे, 10 का एवरेज लेते हैं, मतलब 2 पेज में एक चैप्टर आपका आ गया। उसमें लिखना क्या है? जैसे ये तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। एक लाइन का क्वेश्चन और एक ही लाइन में इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो उसमें क्या लिखना है? ये पॉइंट्स पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या? वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। दूसरा पॉइंट क्या? सूक्ष्म चरों का अध्ययन। तीसरा क्या? वैयक्तिक मूल्य निर्धारण। और इनको याद करना है। वैसे याद करने को ही रटना कहते हैं, लेकिन रटने में बुरा लगेगा आपको, तो याद करना मैं बोलूंगा, ठीक है। तो और अंग्रेजी में और अच्छा कहते हैं लर्न करना, वो बुरा नहीं लगता है। क्रैमिंग, वो बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़े। सो यू नीड टू लर्न, आपको ये 20 पेज पूरा याद करना है। समझ में आ गया? अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो इसका फायदा क्या होना है कि एग्जाम में, अब मैं इस YouTube चैनल पे ये वीडियो आ रहा है तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि वो चेकिंग वाले कुछ पढ़ते नहीं है। वो सारी खास बात मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? लाइव क्लास में अलग से बताऊंगा कि कॉपी कैसे चेक होती है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? अभी मैं यही बोलूंगा कि भाई एमपी बोर्ड में बहुत अच्छे से कॉपी चेक होती है, इसलिए आप लोग ये वाला पॉइंट जरूर याद करें। फिर ये अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं सीक्रेट क्लास पढ़ाऊंगा। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं उनको सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है, आप सबको पता चल जाएगा। पर पहले तो आपको एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट लर्न करना है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीका को फॉलो नहीं करेंगे ना तो दूसरा कोई तरीका नहीं है इसका। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो फॉलो नहीं करना है इसको, दूसरा तरीका नहीं है। आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज मिक्स हो जाएंगे, एग्जाम में आपको पॉइंट भूल जाएगा। भाई कितना आसान तरीका बता रहा हूं मैं, 20 पेज का आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन, खुद से लिखा हुआ, ठीक है। उसी 20 पेज को बार बार पढ़ना है। अब आपका पूरी इकोनॉमिक्स का कोर्स उस 20 पेज में आ गया है, और ये 150 पेज की परीक्षा बोध नहीं याद कर पाएंगे आप, सब भूल जाएगा। 20 पेज सॉलिड लर्न कर लिया ना आपने, तो फिर आपको बाकी चीजें डिटेल कैसे लिखना है मैं समझाऊंगा। उसमें ये मेरा वीडियो लेक्चर बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो चलिए बैक टू द स्टडी, पढ़ाई में वापस आते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं का पहला पॉइंट क्या है भाई? वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन। इसमें पर्सनल यूनिट का स्टडी किया जाता है, बार बार मैं बता चुका हूं। दूसरा, सूक्ष्म चर मतलब वही यूनिट्स, इसमें वही फिर लिखिएगा कि एक एक व्यक्तियों का, एक एक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसका इसका जो रिजल्ट है ना, इसके परिणाम का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता, उसका उपभोग, एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, फिर वही सब कुछ व्यक्तिगत वाले पॉइंट लिखने हैं इसमें, ठीक है ना। तीनों पॉइंट याद करना है आपको। आगे बढ़े, ठीक है। तो भाई देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना हिंदी में, तो 3-4 चीजें आपको हर चैप्टर की पढ़ना है। क्या क्या? सबसे पहले उसकी विशेषताएं, फिर सीमाएं। और हमें अगर किसी भी टॉपिक की सीमाएं लिखना है, लिमिटेशंस लिखना है, मतलब कि उस टॉपिक की बुराई करना है। क्लियर हो गया? सीमाएं लिखना है मतलब बुराई करना है। तो हमें देखिए लिखा भी है, दोष बताइए, बुराई। तो अब हम बुराई करेंगे, किसकी बुराई करेंगे? इन्हीं की बुराई करेंगे, राइट। चलिए आते हैं आगे। सो मूव टू द फर्स्ट। I need to take a break for 1 minute around. Then I'll come back. Okay. Sorry for the disturbance. चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो हाँ मैं यहाँ पर था, कहाँ पर था? सीमाएं लिखना है आपको। सीमाएं मतलब बुराई करना है। किसकी बुराई करना है भाई? जो भी टॉपिक लिखा हो, यहाँ पर बोल रहा है कि बुराई करो, वैसे हम लोग बुराई करने, हम लोग नहीं मतलब, पर बुराई करने में बड़े आगे होते हैं इंडियंस। तो आइए जरा देखते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुराई करना है, पहला पॉइंट याद करिए। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आप किसके पास जाएंगे बुराई करने? अरे बताइए किसी को भी, एग्जामिनर को बोलिए सर ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना सर, ये केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और इससे सही से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा शिकायत, अवास्तविक मान्यताएं। मान्यताएं मतलब जो एजम्पशंस है, जो साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट लोगों ने रिसर्च करा है। आप लिखिए सर ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें जो मान्यताएं हैं मतलब जिसके बेसिस पर ये बनाया गया है वो अवास्तविक है। अब आप कहेंगे सर ये अवास्तविक मान्यताएं कौन कौन सी हैं? ये पूरे चैप्टर में काम आना है, पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनिएगा। पहला, पूर्ण रोजगार अवास्तविक, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता अवास्तविक। ठीक है। ये दो चीजें हैं, आगे भी काम आएंगी। ठीक है। तो भाई पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने? केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अवास्तविक मान्यताएं हैं इसमें। व्यष्टि निष्कर्ष समग्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त है। ये तो हिंदी में ही है। अब आप, मुझे लगता है कि आप इसकी डिटेल लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर संकुचित अध्ययन। आप कहेंगे सर ये संकुचित का मतलब समझा दीजिए, हमें नहीं आया समझ में। तो संकुचित मतलब लिमिटेड। ठीक है। तो कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता, जैसे मौद्रिक नीति मतलब भारत की मौद्रिक नीति, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत का रोजगार, भारत की राजकोषीय नीति, विदेशी विनिमय। भाई लिमिटेशन है इसकी। किसकी लिमिटेशंस है? व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल का है, बड़ी बड़ी बातें कहाँ से होंगी। 4 पॉइंट आपको नोट करना है आपके रजिस्टर में। ठीक है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा टॉप मार्क करता हूँ। सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिए। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में भी सिमिलर है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, कॉस्ट मतलब लागत होता है। अब ये होता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं समझा देता हूँ, और अगर समझ में नहीं आए ना तो फिर पढ़ लेंगे। ठीक है। इसको ना इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा डायलॉग है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। अब हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा डायलॉग आपको सिखा दूं मैं। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12वीं करने के बाद एक सरकारी नौकरी करना जिसमें आपको 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन बीकॉम करने जाएंगे और सीए करने जाइए। आप तो थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, मेरे जैसे फंस जाइए सीए में, आगे पास ही नहीं हो रहा हूं मैं। तो सीए करना है, उसके बाद आपको ना 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिलेगी। सुनिए ध्यान से। आप, ये आप हैं। अब आप जो है, पहला ये ऑप्शन ए है, आप ऑप्शन बी है। अगर आपको लाइफ में चैलेंज लेना पसंद है तो आप तो चले गए ऑप्शन बी में। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? भाई आपने यहाँ पढ़ने के लिए कोई चीज छोड़ा है? कोई सा अवसर छोड़ा है? उस अवसर की लागत क्या है? 30,000 रुपए। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी काम को करने के लिए किसी दूसरे काम को छोड़ करके हम वो काम करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये पूरी इकोनॉमिक्स में आपको काम आएगी। आगे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, आगे और भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वहां पे ये काम आता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है सर, इसका यूज क्या है? आइए आपको यूज सिखाता हूं मैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ये ऑफिस है, आपका एक रूम है, किराए पर आप इसको दे सकते हैं। तो दो ऑप्शन है। पहला 10,000 रुपए महीने किराए पर दे देना, और मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक रूम है, उसको 10,000 रुपए किराए पर दे दूं, या 8,000 रुपए। और या मैं खुद पढ़ाऊं, मैं पहले पढ़ाता था यहाँ पे 6,000 रुपए रूम के किराए पर, तो मैं यहाँ पे खुद पढ़ाऊं। अब बताइए मुझे फायदा है कि लॉस है? कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ खुद पढ़ाता हूँ तो भाई मेरा ये 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, जो मुझे मिलने वाला था। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके। इससे अच्छा कि मैं 6,000 रुपए किराए में ही पढ़ा दूं। आप कहेंगे सर आपका फायदा भी तो हो रहा था एक तरीके से। कहाँ फायदा हो रहा है? अरे ये 10 मिल रहा है, इसमें 6 दे रहा हूं मैं, 4 का बेनिफिट अभी भी है मुझे। क्लियर हो गया? तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां से लेके यहां तक यही लिखा है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। अवसर लागत आगे भी काम आएगा, इसलिए एक ही बार समझिएगा। अभी 12वीं में, बीकॉम में भी आएगा, एमकॉम में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, बीबीए में भी आएगा, सीए, सीएस, सीए में कहीं भी जाएंगे ये पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से एक ही बार में पढ़ लीजिए। ठीक है। ओके।
सुनिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और पहले दूसरे चैप्टर में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन निकल के आएंगे आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। आगे पढ़ते हैं भाई। यहाँ लिखा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक हैं, समझाइए। अब आप जब इसको हिंदी में पढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र है और ये समष्टि अर्थशास्त्र है, ये एक दूसरे से कभी कंपटीशन नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं, समझाइए। तो मैं बताता हूँ, अब समझिए जरा। ये समष्टि अर्थशास्त्र है बड़ा और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है छोटा। एक बात बता दूं, ये जब रिसर्च होता है ना तो ये बड़े इसका डेटा लेता है, ठीक है? और कई बार ये भी जब रिसर्च होती है बड़े लेवल पे तो छोटे छोटे डेटा लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। किताब की लैंग्वेज पढ़ते हैं अब। तो भाई समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक विश्लेषण मतलब कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रत्येक व्यक्ति कितना पैसे कमाता है, तो पहले छोटे छोटे लोगों का अध्ययन करके फिर वही डेटा को इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए, उसके संबंध में नीति का निर्धारण करने के लिए हमें व्यक्तिगत इकाइयों का विश्लेषण करना पड़ता है। जब तक व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में सही सही जानकारी नहीं होती है तब तक संपूर्ण आर्थिक विश्लेषण सही नहीं हो सकता है, ठीक है? समाज में रहने वाले लोगों द्वारा अधिकाधिक वस्तुओं की मांग की जाती है, तो यह समझा जाता है कि फर्म मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाएगी। किंतु जिन फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है उन फर्मों के लिए अधिक कीमत पर भी उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होता। पूरा पढ़ लो, को समझ में नहीं आएगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सुनिए, ओवरऑल ये पढ़ने का पढ़िएगा। आपको यही लिखना है एग्जाम में कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि पर डिपेंड करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के में जब हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा दिए गए परिणामों को भी ध्यान में रखते हैं। फेकोलॉजी मेथड से फेंक देना है, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको लगता नहीं सर हम बहुत अच्छे बच्चे हैं तो पूरा पढ़िए एक एक शब्द हिंदी का। आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ऊपर क्या लिखा था फिर? समष्टि में व्यष्टि की आवश्यकता, व्यष्टि में समष्टि। आप कहेंगे सर प्लीज गिव वन एग्जांपल, तो समझ में आ जाएगा। ओके, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सुनिए, मान लीजिए अभी मैंने कोई दूसरा एग्जांपल दिया था, इस बार दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है? अब आप समझें जरा। आप ये मान के चलें कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, अ, पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय जो है वो 980 रुपए। ध्यान से सुनिए, ये भारत का आंकड़ा है, वैसे तो ये मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ। प्रति व्यक्ति 980 रुपए कमाता है महीने का। फिर मान लीजिए ये सरकार का आंकड़ा है। आप कहेंगे सर 980 क्यों, 1000 रुपए ले लो। चलिए भाई, 1000 रुपए प्रति व्यक्ति आय दी है भारत की, ठीक है? ये सरकार का आंकड़ा है तो भारत का आंकड़ा हो गया, मतलब ये समष्टि लेवल का आंकड़ा हो गया ना। अब आप जाएंगे भोपाल के किसी एक मोहल्ले में, वहां पर ना एनालिसिस करने जाएंगे कि पर कैपिटल इनकम या प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आपके दिमाग में ये वाला आंकड़ा रहेगा कि भारत की आय इतनी है ओवरऑल। फिर आप वहां पे एनालिसिस कर लेंगे एक तरीके से। तो कई हमें मतलब डेटा लिया जाता है। अ, अब मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं भारत की, वो सब नेशनल लेवल पे ही होती हैं। तो जब हम पर्सनल कुछ करने जाते हैं, स्टडी वगैरह करने, रिसर्च करने, तो हम नेशनल की जितनी भी पॉलिसीज है उन सबको ध्यान में रखते हैं। तो व्यष्टि समष्टि एक दूसरे के पूरक है क्योंकि उनको एक दूसरे की आवश्यकता है। एक दूसरे के आंकड़ों पर वो चलते हैं, ठीक है? ऐसा आपको लिखना है। इसको और पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और सही बताऊं पांचों इंपॉर्टेंट है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि पेपर में नहीं आ सकता है, ठीक है? पांचों पढ़ना है। छठवा भी पढ़ना है भाई, छोड़ना नहीं है इसको। तारीफ करनी है किसकी? समष्टि अर्थशास्त्र के 4 गुण लिखिए। आइए झूठी तारीफ करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है? समष्टि मतलब बड़ा। अच्छा सुनिए, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो व्यष्टि और समष्टि तो कैसे याद करेंगे?
समष्टि, भाई ये छोटा है लिखने में, ये बड़ा है, समष्टि मतलब बड़ा, व्यष्टि मतलब छोटा, खत्म, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो समष्टि मतलब बड़े लेवल के जो अध्ययन होने हैं, ठीक है। जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक, झूठी तारीफ करना है अब आपको। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है, अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। ये अंदर की डिटेल नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। आप कहेंगे सर क्या पॉइंट लिख के आना है क्या? बिल्कुल लिख के आइए। जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक, इसके आगे ना अब खुद से लिखिए, क्या लिखेंगे आप कि आज खुद से लिखिए, क्या लिखेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से कठिन समस्याओं का हल आसानी पूर्वक निकाला जा सकता है। इतना लिखा, एग्जामिनर खुद पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहीं एग्जामिनर मेरा वीडियो ना देख ले, ये दिक्कत ये भी है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, आर्थिक नीतियां मतलब पूरे भारत देश की आर्थिक नीतियां, अंदर फिर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से लिखिए ना आप, क्या लिखेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र भारत की, भारत लिख दीजिए चलेगा, भारत नहीं लिखिए, देश की, हाँ देश। समष्टि अर्थशास्त्र देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से आर्थिक नीतियों का सुचारू रूप से निर्माण हो जाता है। लो लिख लिया। तो आप कहेंगे कि मतलब सर ये अंदर के पॉइंट हम क्या खुद से बना सकते हैं? द आंसर इज यस। और अंदर के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं इसके लिए मैं आप लोगों को YouTube चैनल पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो एग्जामिनर देख ले यहाँ से कुछ MP बोर्ड वाले, तो फिर तो गए सब लोग। इसलिए वो मैं लाइव क्लास में नहीं, पर्सनल क्लासेस में समझाऊंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है? क्योंकि मैं ये क्लासेस भोपाल से ही पढ़ा रहा हूँ, बगल में ही MP बोर्ड है, कहीं देख लेंगे तो फिर खतरनाक कॉपी चेक करेंगे वो, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, फिर से पढ़िए, इसको समझना भी है। व्यष्टि, हाँ मैंने बोला था ना कि ये दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। हम पढ़ रहे हैं समष्टि, और ये व्यष्टि के अध्ययन में सहायक कैसे हो गया? भाई समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां अपने विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेती हैं। आपको अगर ये पॉइंट याद है, अंदर की डिटेल लिखना है, फिर से कैसे लिखेंगे आप? तो लिखिए, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक भूमिका निभाती है। समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़ों के माध्यम से व्यष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़े सही आ सकते हैं या निकाल सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, हिंदी में जमा के थोड़ा लिखना है, वो तो जब पेन चलेगा तो और अच्छे से लिखते हैं। आर्थिक विकास का अध्ययन, आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की बात हो रही है, देश की। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। मैंने बोला था अंदर वाले पॉइंट खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने से लिखिएगा तो आप पढ़ सकते हैं। यू नीड टू लर्न दीज 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट सीखने हैं आपको, अगर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है इकोनॉमिक्स में। भाई 97 या 90 नंबर लेकर अगर आपको आना है तो आप मेरे चैनल से पढ़िए, और अगर नहीं लाना है 50-60 नंबर, तो मैं आखिरी में एक वीडियो डालूंगा 25-26 अप्रैल तक में, उसको पढ़ लेंगे, 50 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों पॉइंट आपको लर्न करना है। ओके, अर्थव्यवस्था, हाँ ओके, मेन चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आइए जरा यहाँ शुरू से देखिए, ये क्या है, ये खत्म दोनों पार्ट। अब पढ़ना है हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है? तो ये बहुत आसान है, 11वीं कक्षा में भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपको भूल गया है क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी मतलब किसी भी देश की कौन सी केंद्रित समस्याएं हैं, ठीक है? तो केंद्रित समस्याएं भारत की समस्याएं हैं, बड़ा आसान है, एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाएगा फिराएगा वो, बस चैप्टर खत्म है। तो भारत की समस्या क्या है भाई? ये केंद्रीय समस्याओं की विवेचना, ये विवेचना विवेचना नहीं पढ़ना है, सुनिए, डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन, CBSE के एग्जाम में 100% आता है और MP बोर्ड में भी पूछा जा सकता है।
तीन समस्याएं हैं। पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, हिंदी में बड़े खतरनाक है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब भारत देश की समस्या ये है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें। हम रेलवे रेलवे के पटरी बिछाएं या सड़क बनाएं या स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, कोविड सेंटर बनाएं, कोविड केयर सेंटर क्या बनाएं भाई। तो दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गया, ये भारत की समस्या है, हमारे देश की समस्या है। अब अंदर भी यही लिखा हुआ है, प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि प्रत्येक संभावित वस्तुओं सेवाओं सेवाओं में से किन किन वस्तुओं सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। सुनिए, ये समस्या भारत की है, पड़ोसी देश की नहीं है। उसको मालूम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसको गन बनानी है, बम बनाने हैं उसको, पड़ोसी देश को। और आपको क्या बनाना है, आपको तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं। तो दिस इज योर सेंट्रल प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा, इन वस्तुओं का हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ। पहला क्या था, व्हाट क्या बनाए, दूसरा कैसे बनाए भाई। हमें मान लीजिए एक रोड बनानी है, ध्यान से सुनिएगा, तो जेसीबी मशीन लगा दें और रोलर लगा दें, या फिर हम अधिक वर्कर्स लगाएं। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब उसमें कितने संसाधन कितनी सेवाओं का उपयोग करना है, मशीनों का कितना उपयोग करना है, किन किन चीजों का उपयोग करना है, कैसे रोड बनानी है, कैसे बिल्डिंग बनानी है, कांच की बना दें या फिर सीमेंट यूज करें या फिर क्या करें। तो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी कॉलेज, आईआईटी क्या खोलें भाई, बोलिए। तो होम टू प्रोड्यूस मतलब कि हम जिम सेंटर खुलवाएं, मान लीजिए सरकारी बजट है 1,000 करोड़ रुपए मेरे पास, क्या खोल दूं मैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोलवाऊं, जिम सेंटर खोलवाऊं, मंदिर बनवाऊं, क्या बनवाऊं, क्या करवाऊं मैं मतलब भारत देश। ओके, तो किन वस्तुओं का उत्पादन मतलब किसके लिए किया जाए, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए क्या किया जाए, ये भी एक समस्या है। अंदर मत पढ़िए कुछ भी, जो डिटेल मैंने बोला ना यही सब लिख दीजिएगा आप। ठीक है, पड़ोसी देश वाली बस डिटेल हटा के नहीं, उसमें नंबर कट जाएगा कहीं। ओके, सुनिए, चैप्टर खत्म हो गया है। एक और क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादन क्या है, मत पढ़िए, आगे वाले चैप्टरों में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ, पिछले साल ही पढ़ा था क्योंकि मैं 11th क्लास भी पढ़ाता हूँ। आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कक्षा 11वीं में पहला चैप्टर आपने यही पढ़ा था। तो भाई ऐसा है, आर्थिक मतलब ऐसी गतिविधि, ऐसी क्रियाएं जिससे आप पैसे कमाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। और जो आप फोकट में पढ़ाते हैं, जिससे मैं कभी कभी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, क्या मेहनत नहीं लगती है क्या, बट वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है, सोशल वर्क, समाज सेवा अच्छा लगता है, मुझे भी मदद करना लोगों की। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें डिफरेंस पढ़ना है आपको, कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र संकुचित होता है। अब आप कहेंगे सर ये संकुचित वर्ड का मतलब भाई छोटा होता है, कम होता है, और इसका विस्तृत होता है मतलब बड़ा होता है। आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करोगे तो लीगल ही होना चाहिए। ठीक है, और अनार्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक नहीं है। मैं काहे को, पर आप मर्डर करने के लिए भी पैसे ले सकते हो, आप नहीं मतलब, बट लोग। ठीक है, तो अनार्थिक क्रियाएं हैं ये, सोशल वर्क है। तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी किसी को बचाना, किसी को मारना, किसी की हेल्प करना, इट कैन बी लीगल और इलीगल। आइए इधर, आर्थिक क्रियाएं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं और इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे 12th क्लास 11th क्लास की वीडियोस किए हैं अपलोड, बीकॉम के लिए भी किया है, कई स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। मेरा मेन पर्पस है लोगों तक शिक्षा पहुंचाना जो दूर दराज रहते हैं। अब सीधी बात है, कुछ तो पैसे लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा, फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, राइट। फोर्थ पर आते हैं, जो कार्य धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें आर्थिक कहते हैं, जो फ्री में किए जाएं समाज सेवा के लिए अनार्थिक। 11वीं में पढ़ा था, 12वीं में भी आ सकता है। चलिए, 2020 में एक क्वेश्चन आया था, क्या आर्थिक
आदर्श आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? वैसे ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, मैं बिल्कुल कटवा रहा हूँ इसको, नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको लगता है सर 2020 में आया था तो सर क्या 21 में नहीं आ सकता क्या? दिस इज नॉट अ रेगुलर क्वेश्चन। हर साल एमपी बोर्ड में एक आध ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैं इसको बोलूंगा कि एक बार पढ़ तो लेते ही हैं क्या लिखा है। आदर्श मतलब मॉडर्न। तो आदर्श आर्थिक विश्लेषण का संबंध क्या होना चाहिए जैसे प्रश्न। अरे ये कितना हिंदी बड़ी खतरनाक है। ओह माय गॉड। सुनिए, ध्यान से सुनिए भाई, ये ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहा है। व्हाट राइट टू बी नॉर्मेटिव, समझ। ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन था। दो तरीके के ना साइंस इकोनॉमिक्स में थॉट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। अच्छा, ये आदर्श आर्थिक विश्लेषण से तो मैं पढ़ते ही घबरा गया, इतनी खतरनाक हिंदी। इसमें ना पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस इसको बोलते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि कोई भी काम व्हाट राइट टू बी कैसे होना चाहिए। सुनिए, इसको बड़े मुश्किल से समझ में आया था ये। मैं जब 12वीं में ना, मुझे तो समझ में नहीं आया, बीकॉम कर लिया तो भी नहीं आया, सीए में जब पढ़ा तो आया समझ में। सीए के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स का, उसमें एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस आएगा, पहचानो पॉजिटिव है कि नॉर्मेटिव है, तो समझ में आया था। ठीक है, तो भाई अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम पर एक कमेटी बनी, उसने एडवाइस करा, आपको सलाह दिया क्या होना चाहिए और क्या सही है, वो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस तरीके की कोई अपनी सलाह दे क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, और अब उस आपके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व को वो बताएं, तो उसको उसी को कहते हैं आदर्शात्मक आदर्श आर्थिक विश्लेषण। समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2020 में एक क्वेश्चन आया था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध सेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। रिपीट नहीं होगा, फिर भी इसको पढ़ा देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी मतलब थोड़ा सा टफ हो सकती है क्योंकि ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। हम लोग दैनिक उपयोग में ऐसी भाषाओं, ऐसी चीजें करते नहीं है, बोलते नहीं है, इसलिए थोड़ा टफ लग सकता है आपको। चलिए, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। केंद्रीकृत योजना व्यवस्था और बाजार, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है और बाजार पे कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब तो पेट्रोल के रोज प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है और अधिकतम इसका लाभ कमाना होता है। इसमें सरकार की भूमिका निरंतर बनी रहती है और इसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं होती प्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली तो सब कुछ सरकार के अंडर में होता है। इससे इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है और इसको बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। जियो डेटा का प्लान कितना भी बढ़ाए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि अति पार जब करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। ठीक है, पेट्रोल के प्राइजेस आप कहेंगे वो तो सरकार के अंडर में होते हैं, नहीं, वो सरकार बाद में वैट अपना खींचती है। वो वैट कहाँ है, सॉरी, अब तो जीएसटी या जो भी टैक्सेस हैं। ओके, स्वामित्व, इसमें निजी स्वामित्व पर सरकार का नियंत्रण रहता है और इसमें निजी स्वामित्व की मात्रा पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। 2020 में आया था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से कराया था। ये लास्ट ईयर भी पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप जरा, 9425305335। और देखिए, अगर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं हिंदी मीडियम की इकोनॉमिक्स कक्षा 12वीं की, तो आप लोग जरा सहयोग करें। कैसे सहयोग करेंगे भाई, इस वीडियो को अपने और भी कॉमर्स के दोस्तों को भेजिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं आगे की वीडियोस अपनाऊंगा। तो आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको जरा शेयर करिएगा सभी लोगों तक। आपके कॉमर्स के जो भी दोस्त हैं, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर करेक्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।